विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक का नाम, फिर कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, जैसा कि पिछले कक्षा में आपको मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था उस रूम में, उस क्लास में। और इधर दिनांक, अवधि, कालांश, और क्या था, अवधि के बाद छात्रा नाम संख्या, छात्रा नाम मध्य, ये सब डालना है। ये हो गया आपका प्राथमिकांश। उसका पाठ्य वस्तु, तो पाठ्य वस्तु में आपको मान लो गुण संधि है तो गुण संधि का 5-10 उदाहरण और उसका मुख्य सूत्र। अगर मान लो वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि का उदाहरण, उसका सूत्र। मान लो आप विभक्ति लिए हुए हैं, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति से संबंधित उदाहरण, उसका सूत्र, मुख्य सूत्र जो है वो आपको पाठ्य वस्तु में डालना है। अब आइए इसके सोपान को फॉलो कीजिए, समझिए। सबसे पहला सोपान होता है सामान्योद्देश्यान और विशिष्टोद्देश्यान दूसरा है। जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, बिना उद्देश्य का हम कोई काम नहीं करते। अभी अभी बताया आपका उद्देश्य क्या है। आप कुछ सोच के यहाँ आए होंगे कि आज कक्षा कच करेंगे, आपके मन में जो चल रहा था, नहीं, और उद्देश्य की आप पूर्ति कर भी लेते हैं। आपका मुख्य लक्ष्य है अभी मास्टर बनना, उस मास्टर बनने के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आप छोटी छोटी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कक्षा में बैठते हैं, क्लास करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, तब आप पास करते हैं, तब आप मास्टर बनते हैं ना। तो उसी तरह से कक्षा कक्ष में जाएंगे, उसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। कक्षा कक्ष में आप क्यों जाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे। बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ाइएगा बच्चों को? हाँ, अच्छा, कुछ क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, इसका सीधा समझो। आपका पढ़ाने का उद्देश्य क्या रहता है? अपना भी करना है, बच्चों का भी करना है। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? आपका मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चों को सिखाना, अधिगम कराना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहता है? सिखाना। अरे अब सिखाने के लिए बच्चा नहीं जानता है, आप बचपन में 1-2 नहीं जानते तो मास्टर साहब सिखाए थे ना। माहेश्वर सूत्र नहीं जाने, जब प्राक शास्त्री उपशास्त्री शास्त्री में गए तो सर सिखाए, गुरुजी सिखाए ना कि यूनिक बोलो, फिर सीखे ना। तो इसी तरह बच्चा को जब मान लो आप 9th क्लास में जाएंगे तो उसको जो चीज़ नहीं आता वही ना आप सिखाइएगा, कि जो उसको 1-2 आता था 1-2 सिखाने जाइएगा। तो आपका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिखाना ना, जिसको हम लोग अधिगम ज़्यादा शब्द यूज करते हैं, अधिगम कराने के लिए। नहीं, अधिगम का चैप्टर बहुत लोग पढ़े हैं, समझ रहे होंगे। तो हम आ जाइए यहाँ पे, पहला सोपान है सामान्य उद्देश्य। तो कक्षा में जब हम जाते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका शिक्षण करने के लिए, तो उसका जो टॉपिक सिखाते हैं उसका हम उद्देश्य निर्धारण कर लेते हैं। तो कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे कक्षा कक्ष में अनायास रूप से जो कुछ भी छात्रों को हम सिखा देते हैं, छात्र सीख लेता है, अधिगम कर लेता है, वो सामान्य उद्देश्य में चला जाता है। जैसे मान लो हम व्याकरण का गुण संधि पढ़ाने गए तो कुछ शब्द हम सिखाए, उसको कुछ शब्द बोले तो शब्द सीखेगा, कुछ धातु रूप बोले धातु सीखेगा, कुछ संस्कृत का वाक्य बोले, कुछ हिंदी का बोले, कुछ अंग्रेजी, जो भी बोले वो कुछ न कुछ उसमें से सीखेगा। कुछ व्याकरण का नियम बोलेंगे तो वो सीखेगा, सिखाने के लिए जाते हैं ना। तो ये अनायास रूप से उसमें होते रहता है। तो ये सब चीज़ हम सामान्य उद्देश्य में डालते हैं, जो कि पिछले कक्षा मैंने आपको 5-7 लिखवा दिया था कि ये सब डाल सकते हो सभी पाठ्य योजना में। वह ग्रुप पे भी बहुत पहले डाल दिया था, फिर दिखा देंगे, अभी अगली कक्षा में बता देंगे। और विशिष्ट उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य आपका, कि आप जो पढ़ाने वाले हैं वो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे अभी मान लो उदाहरण ले लो कि मान लो आपको गुण संधि पढ़ाना है, तो विशिष्ट उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? गुण, बच्चों में गुण संधि का ज्ञान देना। छात्रेषु या छात्राणाम गुण संदेह ज्ञान करणम गुण संदेह ज्ञापनम, ऐसा आप बना देते हैं, तो आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। और जो विशिष्ट, ध्यान दीजिएगा, और जो आपने कॉपी पर और अपने मन में विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण किए हैं, वहीं उसी उद्देश्य की प्राप्ति आप कक्षा कक्ष में भी करते हैं। आपने जब मन बना लिया, आपने उद्देश्य निर्धारण कर लिया कि आज हम गुण संधि पढ़ाएंगे, उसका नियोजन भी कर लिया पाठ्य योजना का, तो आप गुण संधि तो पढ़ाइएगा कि वहाँ आप विभक्ति पढ़ाने लगिएगा, वहाँ साहित्य का श्लोक पढ़ाने लगिएगा, नहीं ना। तो इसीलिए विशिष्ट उद्देश्य होता है टॉपिक, जो आपका मेन है वो विशिष्ट उद्देश्य में लिखाता है। उसमें भी आपने एक पढ़ा होगा उद्देश्य में, कि उद्देश्य वहाँ पर BS ब्लूम ने 3 प्रकार का, 3rd पेपर में आप पढ़े होंगे शैक्षिक प्रविधि में, आपके सिलेबस में है कि BS ब्लूम ने 3 प्रकार का उद्देश्य दिया, और बहुत सारा उद्देश्य है वो भी आपने पढ़ा, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो स्ट्रक्चर में जो आपको प्रोफार्मा मैंने बताया है उसमें ये भी बताए हैं, लेकिन उसको अभी
छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आगे सोपान में क्या क्या करना है। तो सामान्योद्देश्य में जो अनायास रूप से हम बताते हैं छात्रों को, अनायास रूप से छात्र जो कुछ सीखते रहता है वो सामान्य उद्देश्य में हम लिखते हैं और करते भी हैं। विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका मुख्य टॉपिक होता है वो आप लिखते हैं और कक्ष में वही काम करते भी हैं। आई बात समझ में? सहायक उपकरण आप कॉपी में, किताब में या किसी नोट्स में देखते होंगे सहायक उपकरण लिखा रहता है, सहायक सामग्री लिखा रहता है। इतना ही नहीं, लिखा रहता है सामान्य सहायक सामग्री, विशेष सहायक सामग्री। तो सामान्य में जैसे बोर्ड का काम पड़ा तो ब्लैक बोर्ड लिख देते हैं, चौक का काम पड़ा चौक लिख देते हैं। अभी तो मान लो व्हाइट बोर्ड है तो इसके लिए श्वेत पट्ट, क्या बोलते हैं, श्वेत पट्ट। और अभी लेखनी से लिखते हैं तो लेखनी कर देंगे क्या। इस तरीके की सामान्य चीज़ जो है, मान लो चौक से लिखते हैं, अभी विद्यालय में ये पुराना ही मॉडल चल रहा है ज़्यादातर, एक आध क्लास बन गया है स्मार्ट क्लास, लेकिन आप बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं तो चौक डस्टर से मिटाने का काम करते हैं तो मार्जिन ही लिख देते हैं। मतलब सामान्य रूप से आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सहायक उपकरण में आप लिखेंगे। और उसी में मान लो आप चित्र लगाते हैं, अभी देखो मान लो चार्ट लगाए हुए हैं तो चार्ट विशेष में लिख सकते हैं, लेकिन आप सामान्य और विशेष में न जा करके एक ही जगह लिखिएगा सहायक उपकरण में। सहायक उपकरणानि डैश देके लिखिएगा। पढ़ाने में आपको जो जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो जो उपकरण की जरूरत पड़ेगी, उन सामानों का नाम यहाँ आप लिखेंगे अपने कॉपी पर और उन्हीं सामानों का उपयोग भी करेंगे कक्ष में। जैसे आप लिखते हैं चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, उदाहरण पत्र, नहीं इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, चार्ट को बोलते हैं, उदाहरण पत्र लिख देना या स्फोरक पत्र लिख देना, ठीक है। तो ये सब लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या होता है, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं ना उससे संबंधित छात्र कितना जानकारी रखता है, ये पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। मान लो गुण संधि हम पढ़ाने वाले हैं तो गुण संधि के बारे में छात्र कितना जानकारी रखता है ये हमको लिखना है। तो हाँ बेसिकली हम लिख देते हैं कि छात्र संधि के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। छात्राः संधि विषये किंचित जानन्ति, ऐसा लिख करके हम काम चला लेते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? या फिर मान लो विभक्ति पढ़ाना है षष्ठी सप्तमी तो हम लिख देते हैं, सप्तमी पढ़ाना तो लिख देते हैं छात्रा षष्ठी पर्यंतम जानन्ति, छात्र षष्ठी तभी तो हम सप्तमी पढ़ाएंगे। ये क्यों हम ऐसा लिखते हैं? क्योंकि आगे हम प्रस्तावना करते हैं तो प्रस्तावना में हमें सहूलियत मिलती है। तो ये समझिए पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है कि छात्र पूर्व ज्ञान कितना रखता है। आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसमें छात्र कितना जानता है इसको लिखना है। सब कुछ तो नहीं जानता होगा तभी तो पढ़ाने जाते हैं ना, इसलिए ये नहीं लिख सकते कि ये सब कुछ जानता है। इसलिए आप अपनी प्रस्तावना को स्टैंडर्ड को देखते हुए वहाँ लिखते हैं कि छात्र थोड़ा जानकारी रखते हैं, या उससे पूर्व मान लो संधि है तो संधि के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। मान लो पररूप संधि पढ़ाना है तो गुण संधि के बारे में जानते हैं, ऐसा लिख देते हैं आप। आ रही बात समझ में? उसके बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहीं कहीं हिंदी किताब में देखिएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण भी लिखा रहता है, मतलब छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना। पिछले क्लास में मैंने बताया था कुछ शिक्षण सूत्र, एक शिक्षण सूत्र उसमें था ज्ञाता तक ज्ञात प्रति, नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसका मतलब था छात्र जो जानता है उससे नहीं जानने की ओर आपको ले जाना है। तो वही शिक्षण सूत्र के माध्यम से अप्लाई करके, मतलब उसका अनुसरण करते हुए प्रस्तावना बनाया जाता है, ठीक है। मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानकारी लेने के लिए आपको 2 नंबर में प्रश्न भी कई बार संस्कृत में कर देता है और हिंदी 3rd पेपर में भी, 4th 5th में भी कर देता है। प्रस्तावना का क्या अभिप्राय है? तो मैंने आपको बताया था अगर संस्कृत में पूछे तो 2 पंक्ति लिख दोगे 2 नंबर का, तो आपका नंबर आ जाएगा कि पूर्व ज्ञान परीक्षणार्थम नूतन ज्ञान अभिप्रेरणार्थम प्रस्तावना भवत। उसी को हिंदी में पूछे हिंदी में लिख देना, पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए नूतन ज्ञान की ओर अभिप्रेरित करने के लिए प्रस्तावना की जाती है। नहीं समझे बात? अर्थात आप जो पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इट मीन्स छात्र वो नहीं जानता है इसलिए पढ़ाने वाले हैं। तो जो आप पढ़ाने वाले हैं उस ओर लाने के लिए आप क्या करते हैं, छात्र जो जानते रहता है ना उससे स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अभी मान लो यही गुण संधि ले लो, तो अभी मैंने क्या लिखा पूर्व ज्ञान में कि छात्राः संधि विषय किंचित जानन्ति, मैंने वहाँ लिख दिया छात्र संधि के बारे में जानते हैं। तो अब हमको राइट बनता है, अब हम उससे पूछ सकते हैं संधि के बारे में कि भैया संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, नहीं अब हम पूछ सकते हैं, इसलिए हमने पूर्व ज्ञान लिखा। अगर हम लिख देंगे कि कुछ नहीं जानते हैं तो फिर कैसे करेंगे हम, या फिर लिख देंगे गुण संधि जानते हैं तो फिर हम क्यों पढ़ाएंगे, वो तो जानता ही है। इसीलिए पूर्व ज्ञान में हम थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं वहाँ पे कि छात्र इतना तक जानता है इसलिए हम इससे आगे पढ़ा रहे हैं। तो मान लो गुण संधि है तो इसमें प्रस्तावना कैसे बनाओगे, पूछ सकते हैं संधि गतिविधा। एक चीज़ और जान लीजिए, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो प्रस्तावनात्मक जो प्रश्न होता है वो
पहला प्रश्न जो करेंगे उसका जो संभावित उत्तर आएगा वो पहले से अपने काम छात्र के स्तर को देखते हुए, स्तर पढ़े हैं ना, स्मृति स्तर, बोध स्तर, हाँ, तो उस स्तर को देखते हुए, समय वातावरण को देखते हुए आप प्रस्तावना तैयार करते हैं छात्र के अनुरूप। 5वीं कक्षा का है, 6ठी का है, 7वीं का है, 8वीं का है, हम ये प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। इसीलिए पाठ्य योजना की कॉपी पर पहले ही कक्षा में जाने से पूर्व ही नियोजन कर लिया जाता है। अगर हम ये प्रश्न करेंगे तो ये उत्तर आएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है जब कभी प्रस्तावना करेंगे तो आप अपने कॉपी पर प्रश्न के सामने संभावित उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न किए, उसका संभावित उत्तर लिखे और उस संभावित उत्तर से रिलेटेड दूसरा प्रश्न किए, ठीक है। फिर उस दूसरा प्रश्न का जो जवाब आया उससे संबंधित तीसरा प्रश्न किए, उसी से रिलेटेड। ऐसे करते करते मिनिमम 3 प्रश्न, मैक्सिमम 6 से 7 प्रश्न तक ले जाना है और लास्ट प्रश्न ऐसा आना चाहिए जो समस्यात्मक हो। तभी तो साकार करेगा सर मुझे नहीं आता है, तभी तो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा, सक्रिय होगा। नहीं तो मान लो गुण संधि है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि संधि गतिविधि ऐसा लिखें, मतलब संधि कितने प्रकार का होता है या संधि की परिभाषा बताएं, बच्चा बताता है। तो मान लो मेरा पहला प्रश्न है संधि कितने प्रकार का है, तो बच्चा क्या बोलेगा, क्या बोल सकता है, संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार बोलेगा। तो हम पहले से कॉपी पर लिख कर रखेंगे 3 प्रकार का। अब वो कक्षा कॉपी पर हम लिखे हुए हैं और वो कक्षा में बता भी रहा है, तो बता रहा है तो आंसर आ गया, उस आंसर पे आधारित आप पूछिए कौन कौन से 3, आप 3 तो बता दें, इसका मतलब उसको मालूम है, तो वो 3 कौन कौन से तो बताएगा, क्या बताएगा, हाँ, स्वर व्यंजन विसर्ग वगैरह वो आपके कॉपी पर पहले से लिखा रहना चाहिए। हमको गुण संधि की ओर आना है ना, तब हम बोलेंगे कि चलो स्वर संधि कितने प्रकार के हैं यही बता दो। स्वर संधि कति संति या केचते तो बोलेगा दीर्घ गुण वृद्धि अनाद पररूप वगैरह वगैरह जो बोलना होगा बोलेगा। आपको गुण संधि पढ़ाना है तब गुण बोल दिया, वो दीर्घ गुण वृद्धि, तब गुण संधि की ओर आ जाइए। गुण संधि विषय भवनता किम जानती या गुण संधि का प्रश्न कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक को नहीं पढ़ा देगा तो बताएगा नहीं जानते, चुप रह जाएगा। तो फिर आप बताएंगे आगे के प्रश्न में आगा है, आगे सोपान उद्देश्य कथन, अर्थात आपका जो उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, मान लो टॉपिक है गुण संधि, आपका उद्देश्य हो गया गुण संधि को बच्चों को बताना, शिक्षण करना, अधिगम करवाना। तो आप बोलेंगे आज हम लोग अद्य वयम गुण संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, आज हम लोग गुण संधि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये उद्देश्य कथन में लिखना होता है। और कक्षा कक्ष में ध्यान दीजिएगा, कक्षा कक्ष में जब आप इन करते हैं, बोर्ड तैयार करने के है हेलो करने के बाद बोर्ड तैयार करते हैं, वही 5 चीज़ कम से कम लिखना है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप हैं तो उसका नाम, उसके बाद कक्षा, विषय, प्रकरण, ऊपर में ही डेट, ये 5 चीज़। प्रकरण यहाँ लिख देते हैं प्रकरणम, ये ध्यान देना, ये आगे काम करेगा। जब फाइनल टीचिंग होगा तो यहाँ मिस्टेक करते हैं, प्रकरणम, प्रकरणम लिख देते हैं। 5 दिनांक, छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, ये पूरा कर देते हैं। प्रकरणम लिख करके डैश देकर छोड़ देते हैं, तब प्रस्तावना करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना करने के बाद बोल देते हैं कि आज हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो जब बोल दिए ना उसके बाद लिखते हैं, अगर गुण संधि तब लिखेंगे गुण संधि। आई बात समझ में। अगर मान लो सप्तमी विभक्ति पढ़ाना है तो इसका प्रस्तावना कैसे करेंगे और क्या करना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ सबसे पहले पूर्व ज्ञान हम लिख देंगे अपने कॉपी पे, नियोजन पे, कि छात्रा षष्ठी पर्यंतम जानन्ति। क्या, केवल मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हो। षष्ठी पर्यंतम जानन्ति पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्तावना कर लीजिए। पूछ लीजिए भैया प्रथमा विभक्ति का कोई रूप बताइए शब्द रूप का, या पूछ लीजिए कौन से सुबंत शब्द बताइए, केचन सुबंत शब्दानाम नामानि वदन्तु, सुबंत शब्दों के नाम बताओ, बोलेगा राम श्याम बालक वगैरह, तो आपके संभावित उत्तर में भी लिखा रहेगा राम श्याम बालक। पूछ लीजिए राम शब्द के प्रथमा विभक्ति में कौन है, रूप बताइए, तो बोलेगा राम रामो रामा। पूछ लीजिए षष्ठी में कौन है, षष्ठी का सुनाइए, षष्ठी विभक्ति रूपानि वदन्तु, बताएगा रामस्य रामयो रामानाम। फिर पूछ लीजिए सप्तमी का बताइए, बताएगा रामे रामयो रामेश्वर की 5वीं 6ठी में याद किए हुए रहता है नहीं शब्द रूप। तो आप आगे पूछ लीजिए फिर उसका सप्तमी विभक्ति के बारे में आप क्या जानते हो, तो नहीं जानता इसलिए आप जाते हो तो नहीं बताएगा। तो जब नहीं बताएगा या कुछ कुछ बताएगा, कुछ कुछ बताने से तो काम नहीं चलेगा, तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आज हम लोग सप्तमी विभक्ति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब इतना बोल देंगे तब बोर्ड पे प्रकरण लिखा रहेगा, आप जो लिखेंगे तब लिखेंगे कि सप्तमी विभक्ति ही, तब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। तो ये होता है प्रस्तावना। और एक अच्छा सा उदाहरण दो, पिछले कक्षा में मैंने बताया था उदाहरण,
मान लो आपको पढ़ाना है बच्चों को संतुलित आहार, प्रस्तावना समझा रहा हूँ, ठीक से समझो, यही मेन है। दो जगह आपको मुख्य, अगर बच्चों को पढ़ाने जाओगे ना तो टॉपिक तो आपको आते रहना चाहिए, लेकिन दो जगह आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक प्रस्तावना सफल हो गया तो आधा शिक्षण वहीं सफल हो गया, और दूसरा वही है आप प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण कैसे करते हो व्याकरण में, ठीक है। उसी तरह गद्य में, पद्य में आपका प्रस्तावना के बाद अन्वय पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अन्वय आप कैसे करवा लेते हो, नहीं, काठिन्य निवारण कैसे करवा लेते हो। तो अभी व्याकरण की बात चल रही है, तो मान लो, रहने दो, मान लो आपको संतुलित आहार के बारे में पढ़ाना है, तो आपका टॉपिक है संतुलित आहार, तो आप इसका प्रस्तावना ऐसे कर सकते हो। पहला प्रश्न आप पूछ सकते हो बच्चे से कि बच्चों, छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों आज आप घर में क्या क्या खा करके आए हो, पूछ सकते हैं ना। ज्ञाता तो ज्ञातम प्रति, ये ध्यान रखना। अब ये तू जानता है ना जो खा के आया है, बोलेगा सर चावल खा के आए हैं, दाल खा के आए हैं, रोटी खा के आए हैं, सब्जी खा के आए हैं, चटनी खा के आए हैं, मिठाई खा के आए हैं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप जो अभी खा के आएंगे पूछेंगे तो बोल सकते हैं कि नहीं? तो जानता है। ज्ञाता तो ज्ञातम प्रति, जानने से नहीं जानने को। हमको पढ़ाना क्या है? संतुलित आहार, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। वो जान रहा है जो चीज़ कि क्या खा के आए हो, तो बोलेगा ना वो ये चीज़ खा के आए। तो हमको जिधर ले जाना है संभावित उत्तर में आ गया, अब हम उधर से ले लेंगे। अच्छा ये बताओ किस किस चीज़ का सब्जी खा के आए हो, तो बताएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, घिउड़ा, आलू। हम ज़्यादा घिउड़ा खाते हैं इसलिए घिउड़ा शब्द आ जाता है ठीक है। और भी कोई नाम आप लोग जानते होंगे इसका, लेकिन हम लोग यहाँ लोकल में घिउड़ा बोलते हैं तो और कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा पनीर खा के आए, कोई बोलेगा नहीं केवल दाल खा के आए हैं, या और भी सब्जी सब जो भी होता है सबका नाम बोलेगा। टमाटर हो गया स्पेशल, आज ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से फिर ले लीजिए, बताओ टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। या चटनी का नाम बोलता है तो किसका चटनी खा के आए हो, आंवला का या और कुछ का, धनिया का, तो पूछ लेंगे आंवला में कौन कौन सा विटामिन है। चूँकि हमको संतुलित आहार पढ़ाना है ना, तो हम ऐसे करते करते आ जाएंगे। अब सब कुछ तो वो नहीं जानते रहता है, इसलिए तो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तब हम बताएंगे ठीक है आज हम लोग संतुलित आहार के बारे में पढ़ाएंगे, और तब आप बताइए कि इसमें ये विटामिन पाया जाता है, इसको ऐसे खाना चाहिए, इतनी मात्रा में खाना चाहिए। हो गया, बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज़ होता है प्रस्तावना। ज्ञात से, हमेशा प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात प्रस्तावना किसे कह सकते हैं? प्रस्तावना बच्चा जो जानता है और आप जो पढ़ाने वाले हो उसके बीच की कड़ी का नाम प्रस्तावना है, उसके बीच की कड़ी प्रस्तावना है, और वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। तो ये प्रस्तावना हो गया, उसका उद्देश्य कथन आप बोल दी कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरणम, अर्थात व्याकरण में अभी मान लो हम गुण संधि का उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे व्याकरण पढ़ाते वक्त, जब कक्ष में जाओ पहले तो पाठ्य योजना निर्माण कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, अगर गुण संधि मान लो है तो एक चार्ट ले लोगे, ऐसे इतना बड़ा चार्ट आता है, इस पे 10 उदाहरण आप दोगे। गुण संधि का 2-3 उदाहरण बताइए। उपेंद्र मान लो, तो वो लिखेंगे वहां पे, ये चार्ट मान लो है तो यहाँ लिखेंगे उप जोड़ इंद्र बराबर, इस तरीके के 10 उदाहरण यहाँ लिखेंगे इस चार्ट पे। और प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि उसी जो उदाहरण है आपका वो चार्ट यहाँ आकर के चिपकाएंगे इस कॉर्नर पे, तब बीच का जगह पे आप उसको आगे भी काम करना है ना। कहने का अभिप्राय है, अब मान लो 20-25 इस चार्ट पे उदाहरण दे दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा छोटा अक्षर हो जाएगा, पीछे वाले नहीं देख पाएंगे। बहुत बड़ा लिख दोगे, 4-5 ही बनाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कम से कम एक पाठ योजना बनाने के लिए व्याकरण का कम से कम 25 से 30 आपको उदाहरण रहना चाहिए, तभी छात्र समझ पाएगा। क्योंकि हम लोग जो पाठ योजना बना रहे हैं, ये भी बताया था ना कि आगमन निगमन विधि के आश्रय करके बना रहे हैं हम लोग। पाठ योजना का वैसे मूल होता है वही हरवर्तीय पंचपदी का ही है, लेकिन हम सभी संस्था अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आजकल जो फेमस है और हम लोग जो बताते हैं और हम लोग जो करते हैं, वो आगमन निगमन विधि के मिक्स रूप को हम लोग बनाते हैं। चूँकि आगमन में भी देखते हैं, आप पढ़े हैं ना आगमन निगमन विधि, वहाँ देखते हैं कि आगमन में उदाहरण से नियम की ओर आता है, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर आता है। इसमें दोनों चीज़ हो रहा है, उदाहरण भी हो रहा है, नियम भी आगे आएगा। इसलिए आगमन निगमन विधि का दोनों का मिक्स रूप ये है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रस्तुतिकरण में चार्ट पर आप उस चैप्टर का उदाहरण लिख करके लाओगे और चिपकाओगे यहाँ पे कक्ष में। तब आगे की क्या काम है, सामान्यीकरणम। एक है और सोपान निरीक्षण भी है जो आपको लिखाया गया था।
निरीक्षण में ये होता है कि जब भी आप चार्ट चिपकाएंगे ना तो छात्र देखेगा अरे यहाँ कैसे चेंजिंग हो गया। दूसरा शब्द गंगोदकम, यहाँ अ ई मिलकर हो रहा है, यहाँ उपेंद्र लिखे हैं सर, यहाँ गंगोदकम लिखे हैं, यहाँ कुछ और लिखे हैं, कैसे चेंजिंग हो रहा है इसके बारे में छात्र सोचते हैं, वो निरीक्षण में लिखा जाता है। अगला है सामान्यीकरणम। अब जो चार्ट में आपका उदाहरण है, मान लो पहला है जोड़ इंद्रा उपेंद्र, दूसरा है गंगा जोड़ उदकम बराबर गंगोदकम मान लो। तो इस तरह के उदाहरण देते हैं। तो सामान्यीकरण में क्या करना है, सामान्यीकरण में करना है कि अब आप चार्ट चिपका दिया, अब छात्रों को समझाएंगे ना, तो यहाँ छात्रों को समझाना है। कैसे समझाएंगे, देखिए बोलेंगे बताओ बच्चे प्रथम शब्द उप है, उप में अंतिम वर्ण कौन है, तो बोलेगा अ। और इंद्र में प्रथम वर्ण कौन है, बोलेगा ई। दोनों मिलके क्या हो गया, उपेंद्र में ए, दोनों मिल क्या हो गया ए। दूसरा उदाहरण पकड़ेंगे, मान लो गंगा जो उदकम है तो बोलेंगे गंगा शब्द में अंतिम वर्ण कौन है, बोलेगा आ। और उदकम में पहला वर्ण कौन सा है, बोलेगा उ। दोनों मिलके कौन सा हो गया, देखो ओ, गंगोदकम ओ। अब ऐसे करते करते आपका उदाहरण निकल जाएगा, नियम निकल जाएगा। मतलब हिंदी में आप बताते हैं बच्चों को या संस्कृत में या नियम बताते हैं कि ओ ई मिलके ए हुआ ना, आ उ मिलके ओ, यही बताते हैं ना गुण संधि में। तो देखो आपका जो उदाहरण 10 है उसके अनुसार आप जो नियम निकलवाते हो यही है सामान्यीकरण। मतलब टोटल का जनरलाइजेशन कर दो, कैसे कैसे मिलके क्या हुआ। क्या जी रविकांत मिश्रा समझ रहा है, सुभाष और बाकी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत है, समझने में कर तो पूछिए। तो टोटल का वो जनरलाइजेशन कर दो, छात्र की सहायता से छात्र को सक्रिय रखना है तभी वो सीख पाएगा, छात्र की सहायता से। तो इसको बोलेंगे सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण में यही सी पाठ योजना पे होना चाहिए, कक्षा कक्ष में बोर्ड के सहायता से, छात्रों के सहायता से आपको बोर्ड पे लिखना है। समझ रहे हैं बात। और कहीं कहीं आप देखते होंगे हम लोग सामान्यीकरण के बाद नियमीकरण भी लिखा देते हैं। वैसे ज़्यादातर संस्था में या तो सामान्यीकरण लिखवाएगा सोपान, तो नियमीकरण नहीं होता है, नियमीकरण होता है सामान्यीकरण नहीं। चूँकि जनरलाइजेशन कर दे तो नियम तो आ ही गया कि अ ई मिल के ए हुआ, आ उ मिल के ओ हुआ, नहीं ऐसे बहुत सारे उदाहरण के यही आएगा तो हो ही जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सामान्यीकरण भी लिखवाए हुए हैं और नियमीकरण भी। सामान्यीकरण में आपके कॉपी पर यही रहना चाहिए, कक्षा कक्ष में यही करेंगे। नियमीकरण में क्या करेंगे, इसी को वाक्य के माध्यम से लिख देंगे कि अगर अ के बाद ई आवे तो ए हो जाए, ऐसे वाक्य के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, आ के बाद उ आवे तो ओ हो जाए, वाक्य के माध्यम से वहाँ नियमीकरण में लिख देते हैं। उसके बाद है सूत्र निरूपणम, यही है ना सूत्र निरूपणम। अब जो ये बता रहे हैं तो आपने प्रस्तुतिकरण कर दिया, उदाहरण बता दिया, सामान्यीकरण कर दिया, उसका टोटल नियम निकलवा लिया। अब उसका सूत्र बताएंगे, क्योंकि हम उदाहरण आगमन निगमन विधि का मिक्स रूप है ना, तो उदाहरण से नियम क्यों जा रहे हैं, तब नियम बताएंगे ना, सूत्र बताएंगे ना उसका, तो उसका सूत्र बताएंगे। अर्थात गुण संधि मान लो पढ़ाएं तो गुण संधि का मुख्य सूत्र कौन है, आद गुना। तो आद गुना बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, उसको स्पष्ट करेंगे, साथ साथ गुण भी बता देंगे, गुण कितने होते हैं, कितने गुण होते हैं उसका। हाँ, उसका सूत्र अध्ययन गुण अ ए ओ, ये 3 गुण संज्ञक होते हैं। जब भी गुण होगा 3 ही वर्ण होगा, या तो अ होगा या ए होगा या ओ होगा। तो अ का उदाहरण आपको अर के रूप में मिलता है, रपरत तो लेकर आता है, तो इसलिए अर होता है, ए और ओ, ये 3 गुण हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह वृद्धि में आर आई ओ। कहने का अभिप्राय है कि अब सूत्र बताएंगे, तो सूत्र में मान लो गुण संधि बता रहे हैं तो गुण संधि का सूत्र बताएंगे, जो सूत्र है उसको अर्थ भी बताएंगे। फिर है स्पष्टीकरणम। अब आपने उदाहरण दे दिया प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, उसको सामान्यीकरण कर दिया, नियम भी निकलवा लिया, सूत्र भी बता दिया। अब कुछ और उदाहरण, जो उदाहरण ये 10 दिए हो उसके अलावा 5-7 उदाहरण आप रखो और उसको स्पष्ट करो कि देखो भैया आपका ये उदाहरण था। 30 मिनट के बाद बंद हो जाता है, बंद हो जाता फिर चालू कर दीजिएगा। ये आपका उदाहरण था, ये आपने नियम निकलवाया कि ये मिलके ये होता है, और ये आपका सूत्र कहता है। अब देखो ये उदाहरण पे ये सेट कर रहा है, उसको आपको बताना है, आप ज़्यादा उसमें करोगे। उसके बाद है कक्षा कार्यम। कक्षा कार्यम को किसी किसी किताब में या किसी किसी संस्था में मूल्यांकन कार्य नाम दे देता है। मतलब आप जो अभी पढ़ाए हैं, बच्चा कितना जानकारी रखना, उसका मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए अलग से 2-4 उदाहरण रखो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि 25 से 30 उदाहरण एक पाठ योजना के लिए आपको चाहिए, कम से कम 10 कम से कम प्रस्तुतिकरण के लिए, फिर स्पष्टीकरण के लिए कम से कम 5, कक्षा कार्य के लिए कम से कम 5, और फिर होमवर्क भी तो देना है तो कुछ अलग सा भी देंगे ना,
तो 30 के आसपास कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो कक्षा कार्य में हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से और प्रश्न के माध्यम से आप उसको कक्षा कार्य करवाएंगे। कक्षा कार्य में प्रस्तुतिकरण में क्या किया कि छात्र की सहायता से नियम निकलवाए हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कक्षा कार्य में आप सहायता करेंगे, काम करेगा छात्र, चूंकि आपको मूल्यांकन करना है ना छात्र समझा के नहीं, तो आप सहायता केवल कर सकते हैं, करना है उसको, निकलवाना है उससे, ठीक है। तो ये होता है कक्षा कार्य। और अंत में है गृह कार्य, अंतिम सोपान है गृह कार्य, होमवर्क देना है। उसमें भी आप देखो संधि का है तो कुछ संधि करने के लिए दे दो, कुछ संधि विच्छेद करने के लिए दे दो, कुछ सूत्र पर आधारित दे दो, यही सब काम करना है। तो यही मोटा मोटी आपका संस्कृत व्याकरण पाठ्य योजना का सोपान है। इस इतने सोपानों का आपको फॉलो करके पाठ्य योजना बनाना है। तो इसको ध्यान में रखिए। इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से पूछिए। परफॉर्मा मैं अगले क्लास में फिर बताऊंगा, क्योंकि प्रस्तावना से परफॉर्मा भी बनाना है। मैंने पिछले सब दिन कुछ बताया था कि कैसे बनाना है। तो जैसे कि सोपानानी, सोपान कितने लेंगे, सोपान का एक ये कॉलम बन जाएगा, अध्यापन बिंदु क्या लेंगे उसका बन जाएगा, उसके बाद अधिगम विशेष क्या होगा, क्या इसमें अधिगम कराएंगे वो उसका बन जाएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप हैं तो उसका वो क्या क्रिया करेंगे उसका बन जाएगा। आपने कक्षा कक्ष में क्या करना है, छात्र को क्या करना है उसका एक कॉलम बन जाएगा, और श्याम पटकारी का एक कॉलम है। 5-6 आपको कॉलम बना करके इस पूरे सोपान के माध्यम से बनाना है और फिर बच्चों को पढ़ाना है। ये मुख्य उद्देश्य है। इसको अगर कहीं कुछ नहीं समझे हैं तो पूछ सकते हैं आप, जैसे प्रस्तावना वगैरह वगैरह। किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, कर दो।